दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 108। ये इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए, सुपर टेट और टेट के लिए, इवन ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस आती है। यह सीरीज सभी के लिए दोस्तों बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अर्थात जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अपना 126 नंबर है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु प्राप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि प्रवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा ही गर्म हो पाता है। क्योंकि संयोजी तार, जो संयोजी तार होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाहित हो पाती है, ऑप्शन बी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ऑप्शन सी का गलनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, ऑप्शन डी श्याम लौह का बना होता है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें। चलिए हम बताते हैं। देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि मवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा गर्म हो पाता है। क्योंकि संयोजी तार का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। अब सुनिए ध्यान से, किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है या सीमेन भी होता है। सबसे अधिक चालकता जो होती है वो चांदी की होती है। किसकी होती है? चांदी की सबसे अधिक चालकता होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अपने पास क्या है? 2127 अर्थात 127 है। एक साधारण फ्लोरोसेंट जिसको प्रतिदीप्ति भी कहते हैं ट्यूब में ऑप्शन ए सोडियम वाष्प भरी होती है, ऑप्शन बी निम्न दाब पर ऑर्गन भरी होती है, ऑप्शन सी निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है, ऑप्शन डी पारा ऑक्साइड और नियोन भरा होता है या भरी होती है। क्वेश्चन अपने पास 127 है और इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, एक साधारण फ्लोरोसेंट ट्यूब में निम्न दाब पर पारावाष्प भरी होती। क्या भरी होती? पारावाष्प भरी होती, वो भी निम्न दाब पर। नियारिकाएं जिसको नेबुला कहते हैं, नियारिकाएं क्या होते हैं? इनमें कुछ धब्बे गुच्छे तथा गैसों के बादल भी होते हैं। फिलहाल अपना जो क्वेश्चन 127 है इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, निम्न दाब पर पारावाष्प भरी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 128। क्या है? 128। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी लौह व इस्पात, ऑप्शन सी खिलौना, ऑप्शन डी कांच व मृद भांड जिसको पॉटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? फटाफट आप लोग बताइए। देखिए, विद्युत उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। अभ्रक जिसको अवरक भी कहते हैं, विद्युत का अचालक जिसको बैड कंडक्टर कहते हैं, अर्थात अवरक में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है और इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है। और ऊष्मा क्या 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 होता है? ये सुचालक होता है अर्थात गुड कंडक्टर होता है। इसलिए दोस्तों 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत। विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपने पास क्या है? 129। परमाणु की प्रवाहवी की त्रिज्या ऑप्शन ए 10 to 6 मीटर होती है, 10 से 10 मीटर होती है, ऑप्शन सी 10 से 14 मीटर होती है, ऑप्शन डी 10 से 15 मीटर होती है। परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो क्या होती है? त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस भी कहते हैं। इसकी जो होती है वह होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको लिखना कैसे है दोस्तों? 10⁻10 लिखना है, ऊपर लिखना है।
इस तरीके से इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा और यह होगा माइनस में। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रहा, माइनस लगा दिया। तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 129 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन है अपने पास 130। एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम क्या? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण है, ऑप्शन डी एक्स किरण है। बताइए, एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का क्या नाम है? पढ़े दोस्तों और बताइए। देखिए, एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण एक्सरे है। क्या है? एक्स किरण या एक्सरे है। इसकी जो खोज है WJ रोंटजन ने की थी। किसने की थी एक्सरे खोज? WJ रोंटजन ने की थी। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह होता है 1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक। कितना होता है? 1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। किसको करता? फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन है अपने पास 131। क्या है? 131 है। दो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। दो प्रोटॉनों के मध्य बल ऑप्शन ए सदैव प्रतिकर्षण बल होता है, ऑप्शन बी सदैव आकर्षण बल होता है, ऑप्शन सी इनमें मध्य अंतराल अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ऑप्शन डी सदैव शून्य बल होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग बताएंगे? देखिए, दो प्रोटॉनों के मध्य अंतराल अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। क्या होता है? इनमें मध्य अंतराल अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 132। क्या देखेंगे? 132 यूरेनियम 235 नाभिक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, में ऑप्शन ए 235 प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन बी 235 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की बल संख्या 235 होती है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर है 132 यूरेनियम 235 नाभिक में है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यूरेनियम 235 दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या है? ये है 132। फिर से सुने, यूरेनियम 235 नाभिक में ऑप्शन ए 235 प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन बी 235 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की बल संख्या होती है। बताइए क्या हो? देखिए, यूरेनियम 235 नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की बल संख्या 235 होती है। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 133। क्या है? 133 है। देखते हैं, एक भारी नाभिक। क्या है? एक भारी नाभिक के तत्क्षणिक विघटन की परिघटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विघटन अभिकार, जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, ऑप्शन बी नाभिक विखंडन कहलाती, ऑप्शन सी नाभिक संलयन कहलाती, ऑप्शन डी अंता स्फोट या इम्फ्लॉजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये चीज आपको बतानी है। एक भारी नाभिक के तत्क्षणिक विघटन की परिघटना क्या कहलाती है? देखिए, एक भारी नाभिक न्यूक्लियस की तत्क्षणिक विघटन की परिघटना विघटन अभिका कहलाती है। इसको इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे 134। परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी हैं? ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी प्रकाश तरंगे, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी
वाई इसको क्या बोलेंगे, गामा किरणें। क्या है, ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, प्रकाश किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 134 है और आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, परमाणु के नाभिक परावर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें क्या होती, गामा किरणें होती, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है अपने सामने 135 यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं। क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे 235 यू, ठीक है, ऊपर एटॉमिक वेट है, नीचे एटॉमिक नंबर दिया गया एवं 238 तो ये समस्थानिक दिए गए हैं। तो आपको बताना, ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। क्वेश्चन है अपना 135 और इसका करेक्ट आंसर बताना है। फटाफट सोचें और जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या एक समान ही होती है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन है अपने पास 136, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग ऑप्शन ए चट्टानों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन बी मिट्टी की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन सी जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन डी भवनों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 136। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्या होता है, रेडियो कार्बन जो होता है इसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 137, पृथ्वी की आयु का आकलन। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है, ऑप्शन ए यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन बी कार्बन काल निर्धारण से किया जाता है, ऑप्शन सी परमाणु घड़ी की सहायता से किया जाता है, ऑप्शन डी जैव घड़ी की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों ये रहा 137। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है। किससे, यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है। पृथ्वी, पहाड़, चट्टान, पुरानी इमारतें, भवन इत्यादि की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर निकला, आप लोग बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन ए फर्स्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 138, समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है, ऑप्शन ए यूरेनियम 233, ऑप्शन बी यूरेनियम 235, ऑप्शन सी यूरेनियम 238, ऑप्शन डी यूरेनियम 239। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए समृद्ध यूरेनियम यूरेनियम 235 के समस्थानिक के संबद्ध किया जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये रहा क्वेश्चन और इसका एग्जैक्ट आंसर रहा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन है अपने पास क्या 139 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें विमंदक का कार्य क्या होता है, ऑप्शन ए द्वितीयक न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंदित करना, ऑप्शन बी द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना, ऑप्शन सी विखंडनी नाभिकों की संख्या में वृद्धि करना, ऑप्शन डी विखंडन अपक्रिया का नियंत्रण करना। बताइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए होता क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का जो कार्य होता है द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है अपने पास क्वेश्चन क्या 140, प्रजनक रिएक्टर वह है जिसमें ऑप्शन ए विखंडनी पदार्थ की जितनी खपत होती उत्पादन उससे अधिक होता है, ऑप्शन बी
विखंडनी पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता ना हो। ऑप्शन सी, केवल भारी जल का प्रयोग हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कुछ ना हो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रजनक जिसको ब्रीडर कहते हैं, रिएक्टर है जिसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, विखंडनी पदार्थ की जितनी खपत होती उत्पादन उससे अधिक होता है। विखंडनी पदार्थ की जितनी खपत होती उत्पादन उससे अधिक होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 141 है। परमाणु विस्फोटक में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है। ऑप्शन ए, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन डी, न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों में परिवर्तन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका क्या, 141। एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को देना है। देखिए क्या होता है कि परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकालने का कारण जो है द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर अपने पास 142 है। सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया क्या है। सूर्य में ऊर्जा की जनन की प्रक्रिया, ऑप्शन ए, यूरेनियम का विखंडन है। ऑप्शन बी, हीलियम का संलयन है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का संलयन है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का संयोजन है, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, 142 है। अब देखते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या निकल कर आ रहा है। देखिए, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया हाइड्रोजन का संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 143। निम्नलिखित में से आइंस्टाइन की खोज क्या है। ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं एक्स किरण। ऑप्शन बी, विघटनता जिसको विघटन अविकता कहते हैं एवं सापेक्ष सिद्धांत। ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत। ऑप्शन डी, विघटन अविकता एवं एक्स किरण। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 143 है और आपको बताना है एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। देखिए, आइंस्टीन की खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत क्या सापेक्ष सिद्धांत है। और इन्होंने फार्मूला दिया था E बराबर mc²। क्या दिया था, E बराबर mc²। इन्होंने फार्मूला दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन अब आप लोग देख पा रहे होंगे 144। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए, एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी, किलोमीटर। ऑप्शन सी, समुद्री मील। ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। तो खगोलीय पिंड का आप लोगों को बताना है कि मात्रक क्या होता है। देखिए, जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय का दूरी का जो मात्रक होता है वह प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन में 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक नाविक मील को नॉटिकल मील भी कहा जाता है। 1.852 किलोमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वो आपको पता है। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 145। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए, एंड्रोमेडा है। ऑप्शन बी, आकाश गंगा है जिसको मिल्की वी भी कहते हैं। ऑप्शन सी, रेडियो मंदाकिनी है। ऑप्शन डी, मेजेलेनिया मंदाकिनी है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन रहा 145 की मंदाकिनी में जहाँ सौर मंडल है उसका नाम क्या है। देखिए, इसका नाम है आकाश गंगा। इसको इंग्लिश में मिल्की वे भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 146। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय। ऑप्शन ए, 4.2 सेकेंड है। ऑप्शन बी, 42 सेकेंड्स है। ऑप्शन सी, 4.2 वर्ष है।
ऑप्शन डी 42 वर्ष है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना है, इस चीज को आपको बताना है। देखिए, इसका जो सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला वर्ष होता है, जो होता है 4.2 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 147। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल में नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन सी निहारिकाएं। तो इनमें में से कौन सौर मंडल में नहीं है, ये चीज आपको बतानी है कि सौर मंडल में कौन नहीं है। देखिए, जो निहारिकाएं होती जिनको नेबुल कहते हैं, वह सौर मंडल की सदस्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 148। क्या है 148? कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं? ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी मंगल एवं बुध, और दूसरा क्या दिया गया है? नेपच्यून और बुध, ये दिए गए हैं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें में से कौन सा हो जाएगा 148 में। देखिए, बुध एवं शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं, इसलिए इन ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते। दोस्तों, जो ऑप्शन डी था वह नेपच्यून और प्लूटो था। प्लूटो तो अब सम्मिलित भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आप लोग बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास 149 है। हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना, ऑप्शन बी चंद्रमा का स्थिर होना, ऑप्शन सी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि के बराबर होना, ऑप्शन डी जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है चंद्रमा का उस तरह नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 149 है और आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? देखिए, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई पड़ता है, इसका कारण चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे एक बार और पढ़ें और समझने की दोस्तों इसे पूरी कोशिश करें। अब क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे 150। क्या है? रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे इसलिए बिछाए जाते जिससे वे झटकों को अवशोषित कर सकें। ऑप्शन बी फिश प्लेटों जोड़ पट्टियों को समुचित प्रकार से जकड़ सकें। ऑप्शन सी लोहे की पटरियों को समांतर बनाए रखें। ऑप्शन डी रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब कम कर सकें या घटा सकें। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे इसलिए लगाए जाते हैं जिससे रेल गाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके और यह दाब कम हो सके। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि यह सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की जबरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेंगे। बट आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना है और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।